बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सिविल सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर। आज के लेक्चर में पाइल की जो बियरिंग कैपेसिटी है वो स्टडी करेंगे। तो पाइल फाउंडेशन जो है हमारी डीप फाउंडेशन है और पाइल की जो धारण क्षमता है वो कैसे कैसे हम फाइंड करते हैं। पाइल फाउंडेशन जो होती है हमारी वो इस टाइप से पाइल फाउंडेशन होती है यूं करके। कहीं ना कहीं एक पाइल कैप होता है ऊपर और नीचे एक शू होता है, यानी कि इस टाइप से। तो ये पाइल फाउंडेशन होती है। बहुत सारी पाइलों को अगर आप मिला दें, यानी कि इस टाइप से, और ये तो इनका सबका पाइल कैप हम एक बना लेते हैं और पाइल कैप बनाकर फिर हम इस पर कोई सा भी एक कॉलम या दीवार खड़ी कर देते हैं। तो पाइल की जो बियरिंग कैपेसिटी है कैसे कैसे फाइंड करनी है। तो पाइल की बियरिंग कैपेसिटी, एक पाइल जितना भार सुरक्षित रूप से वहन कर सकती है वह पाइल की बियरिंग कैपेसिटी के लिए आती है। बियरिंग कैपेसिटी का मतलब ये होता है, धारण क्षमता का मतलब होता है कि कोई भी स्ट्रक्चर कितने लोड को आसानी से सह सकता है। अगर वो ज़्यादा लोड पड़ने पर नीचे की ओर जाए या उसका सेटलमेंट हो जाए तो वो उसकी धारण क्षमता नहीं करेगी। धारण क्षमता वही कहलाती है कि जितने लोड को वो बियर कर सके। जिस लोड पर वो ब्रेक हो जाए वो हमारी धारण क्षमता नहीं होती है। तो पाइलों का एक ग्रुप बनाया जाता है और उस पर सबसे पहले 8 सीसी की एक पाइल कैप लगाते हैं। जैसे मैंने बताया कि पाइलों के ऊपर हम एक 8 सीसी की कैप लगाते हैं। पाइलों के ऊपर हम 8 सीसी की एक कैप लगाते हैं इस टाइप से। ये हमारी एक कैप है और नीचे हमने बहुत सारी पाइलें लगा रखी हैं। बहुत सारी हमने पाइलें लगा रखी। तो बहुत सारी पाइल लगा रखी। ये हमारा क्या है, पाइल कैप। ये पाइल कैप, ये हमारा क्या है, एक पाइल कैप। तो ये पाइल कैप है। तो पाइल कैप पे उन्होंने बताया कि 8 सीसी का हम एक पाइल कैप लगा देते हैं। 8 सीसी का पाइल कैप, अगर एक स्तंभ पर 100 न्यूटन का भार आ रहा है और एक पाइप की बियर कैपेसिटी 20 टन है, तो कॉलम की फाउंडेशन के लिए 100/20 यानी कि 5 पाइलें गाड़कर उन्हें शीर्ष पर पाइल कैप से संबद्ध कर दिया जाएगा। इस प्रकार 5 पाइलों का एक समूह बन जाएगा जिसकी बियरिंग क्षमता 100 टन होगी। अब पाइल कैप पर कॉलम का निर्माण किया जा सकता है। इन्होंने बताया कि बियरिंग कैपेसिटी के लिए है कि अगर हमारे पास 100 टन का लोड आता है किसी कॉलम के ऊपर, तो 100 टन के लोड के लिए अगर हमारी एक पाइल की बियरिंग कैपेसिटी 20 टन है तो हमें चाहिए कि वहाँ पे हम कहीं ना कहीं 5 पाइल लगा लें। तो 5 पाइल लगाने से, जैसे हमने लगाई नंबर 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो 5 पाइल लगाने के बाद हम इसके ऊपर एक पाइल कैप लगा दें। पाइल कैप लगाने के बाद फिर हम इसमें यहाँ पे कॉलम खड़ा कर सकते हैं। पाइल कैप लगाने के बाद हम एक यहाँ पे कॉलम खड़ा कर सकते हैं। तो ये, अगर ये जो हमारे पास कॉलम है, इस कॉलम पर अगर 100 न्यूटन का लोड आता है और हमारी जो प्रत्येक पाइल है वो 20 टन के को सह सकती है, तो 20 के हिसाब से जो 5 हमारे कॉलम है तो ये 100 टन का लोड को बियर कर सकती है। इसलिए हमें पाइलों का डिजाइन करते समय ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि हमारा लोड आने वाला कॉलम पे
कितने टन का है, तो उस हिसाब से हम पाइलों का एक समूह बना देते हैं। पाइल की बेयरिंग कैपेसिटी निम्न बात पर निर्भर करती है, सोइल कब किस प्रकार की पाइल गाड़ी गई है। अगर सोइल कमज़ोर है तो पाइल की बेयरिंग कैपेसिटी भी कम होगी। अगर सोइल बहुत ज़्यादा लूज है या कमज़ोर है तो मोहम्मद सो पाइल की कैपेसिटी की बेयरिंग कैपेसिटी कम होगी। पाइल की धसल लंबाई व व्यास, पाइल की लंबाई और डायमीटर जितना अधिक होगा, पाइल का सोइल से संपर्क कॉन्टैक्ट एरिया उतना ही अधिक होगा, जिससे अधिक फ्रिक्शन विकसित होगा और अधिक लंबी पाइल की बेयरिंग कैपेसिटी भी अधिक होगी। अगर पाइल की लंबाई ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं पाइल की बेयरिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी। पाइल की जो सरफेस है वो हमें रफ सरफेस वाली पाइल का जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो अधिक होता है, तो रफ यानी कि खुरदरी पाइल की सामर्थ्य अधिक होती है, क्योंकि वो जितनी सोए के संपर्क में रहती है वो आसानी से नीचे की ओर नहीं जाती है। स्पेसिंग ऑफ पाइल इन ग्रुप, समूह पाइल का अंतराल। अगर किसी समूह में ग्रुप में पाइल बहुत पास पास हैं तो प्रत्येक पाइल को संपूर्ण फ्रिक्शन एरिया उपलब्ध नहीं हो पाता, जिससे पाइल का भी भार वहन क्षमता घट जाती है। तो पाइल की जो स्पेसिंग है वो कम नहीं होनी चाहिए, उससे हमारा एरिया घट जाता है, तो पाइल की बेयरिंग कैपेसिटी भी घट जाती है। स्पेसिंग ऑफ पाइल इन ग्रुप, अगर पाइलें बहुत पास हैं तो पाइल की बेयरिंग कैपेसिटी घट जाती है। पाइल के लोड सहन करने की विधि, पाइल लोड को इस प्रकार सहन करती है कि बेयरिंग पाइल के रूप में, घर्षण पाइल के रूप में अथवा दोनों रूप में। तो क्षमता निकालने के एक स्टैटिक फार्मूला होता है इसके लिए, एक डायनामिक फार्मूला और टेस्ट पाइल और पेनिट्रेशन टेस्ट। तो पाइल की क्षमता अगर हमें फाइंड करनी है कि इसकी कितनी क्षमता है तो वो उसको हम स्टैटिक फार्मूले से, डायनामिक फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं और उसका टेस्ट भी कर सकते हैं, और पेनिट्रेशन ऑफ टेस्ट, तो किसी पाइल को पेनिट्रेट करके भी हम उसका टेस्ट कर सकते हैं। पाइल लोड अरेंजमेंट, जो हमारी पाइल है उसके ऊपर लोड का अरेंजमेंट किस तरीके से करना होता है। तो पाइल की लोड बियरिंग क्षमता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले कैलकुलेटेड क्षमता और वास्तविक क्षमता में बहुत अंतर हो सकता है। तो वर्किंग पाइल अथवा टेस्ट पाइल का परीक्षण पाइल पर किया जाता है, यह इनिशियल टेस्ट कहलाता है। अब पाइल पर रूटीन टेस्ट, यानी कि एक पाइल आपने ली, यहाँ पे पाइल से लकड़ी का स्लीपर प्लेटफॉर्म, और यहाँ पे भी हमारा ये लकड़ी का स्लीपर है, ये यहाँ पे लकड़ी का स्लीपर है और ये भी हमारा स्लीपर है। तो ये परीक्षण, ये यहाँ पे हमने पाइल लगा रखी, ये हमारी पाइल है। तो इस पाइल पर ये हमने लोड रखा है। तो इन्होंने बताया कि IS 291 पार्ट इत्यादि के अनुसार परीक्षण भार एक असंकित जिग की सहायता से लगाया जाता है। तो जैक के द्वारा हम इस पर प्रेशर डालते हैं, डायल गेज है, और यह जैक वृत्ताकार वर्गाकार प्लेट के शीर्ष पर रखा जाता है, जो पाइल के बाहर निकले शीर्ष पर रखी जाती है। जैक को रिएक्शन को वहन करने के लिए पाइल के शीर्ष पर एक प्लेटफॉर्म बनाकर उस पर भार रखा जाता है। पाइल का सेटलमेंट और रिबाउंड के परीक्षण लेने के लिए कम से कम 2 लेकिन संबंधित 4 डायल गेज लगाए जाते हैं, और पाइल पर लोड अनुमानित सुरक्षित भार के 1/5 के रूप में लगाया जाता है। भार की प्रत्येक पीरियड में इतने समय तक रखी जाती है जब तक कि पाइल का बिठाव दर 0.02 mm प्रति घंटे से कम न हो, यानी कि पाइल 0.02
mm अगर जाती है प्रत्येक घंटे में कम से कम, तब हम उसका डायल गेज पे उसकी रीडिंग लेते हैं। तो किसी पाइल का अरेंजमेंट, यानी कि जब पाइल हमने लगाई है तो उस पर इस तरीके से लोड देके उसकी टेस्टिंग की जाती है कितना लोड वो बियर कर सकती है। यहाँ पे हमने बहुत सारे डायल गेज लगा रखे हैं और 0.02 mm पर आवर्स के हिसाब से हम उसके अंदर देखते हैं कि क्या क्या ये अपनी चेंज। अब आता है फाउंडेशन इन द ब्लैक कॉटन सोइल। जो ब्लैक कॉटन सोइल होती है कि वहाँ पर किस किस तरीके से हम फाउंडेशन बनाते हैं। फाउंडेशन कंस्ट्रक्शन की दृष्टि से काली मिट्टी बहुत ख़राब मिट्टी होती है। अब अगर अभी ये मिट्टी कहीं मिल गई है और हमें बिल्डिंग बनानी है तो काम तो करना होगा, इसलिए हमें जो ब्लैक कॉटन वाली मिट्टी है तो वह के हिसाब से हम फाउंडेशन बना सकते हैं। अगर संभव हो तो काली कपासी मिट्टी का निर्माण कार्य नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी देश में काफ़ी बड़े भूभाग काली मिट्टी पाई जाती है। काली कपासी मिट्टी वाले क्षेत्र में निर्माण कार्य करने के ही होते हैं। काली कपासी मिट्टी की निम्न विशेषताएं के कारण जिनके गाढ़े मिट्टी नींव के लिए खतरा बनती है। आखिरकार क्या रीज़न है जब हम काली मिट्टी पर यानी कि ब्लैक कॉटन पे बिल्डिंग का फाउंडेशन नहीं बनाते? इस मिट्टी के कण बहुत महीन होते हैं और वाटर परिवर्तन के साथ इस मिट्टी में बहुत अधिक वॉल्यूमेट्रिक परिवर्तन होता है और मौसम चेंज के रूप में मिट्टी में जलीयांश में परिवर्तन होने पर जो फाउंडेशन क्षेत्र की मिट्टी में काफ़ी उथल पुथल होती रहती है और जो नींव के लिए हानिकारक है। मौसम चेंज होने पर ये मिट्टी में जलांश का जो है वॉल्यूमेट्रिक चेंज हो जाता है। तो अगर जाहिर सी बात है कि जब किसी फाउंडेशन को हम ब्लैक कॉटन बना देंगे और उसमें ब्लैक कॉटन में बहुत चेंजिंग होने लगेगी तो कहीं ना कहीं वो हमारी फाउंडेशन के सेटलमेंट के लिए हानिकारक बने। काली कवासी मिट्टी पानी सोख कर फूल जाती है जिससे उसके आयतन में वृद्धि होती है। जब पानी के संपर्क में आती है तो इसमें जो है फूल जाती है। इसी वृद्धि के कारण मिट्टी में लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है और विचलन के समय मिट्टी नींव पर बहुत अधिक क्षति डालती है जिससे नींव खिसक जाती है और फाउंडेशन हमारी खराब हो जाती है। पानी के संपर्क में आने पर यह मिट्टी बहुत मुलायम होती है और इसकी बियरिंग कैपेसिटी भी बहुत कम होती है। जब मिट्टी की हमारी पानी पीने के बाद सॉफ्ट पड़ जाएगी तो उसकी बियरिंग कैपेसिटी बहुत कम हो जाएगी। मिट्टी से वाटर सोखने पर काफ़ी श्रिंकेज होते हैं जिससे आयतन में कमी होती है और सोइल में बड़ी बड़ी गहरी दरारें पड़ जाती हैं। तो ये बहुत सारी इसकी जो है कंडीशनें हैं जिसलिए हम ब्लैक कॉटन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो फाउंडेशन में डिज़ाइन में मिट्टी की जो बियरिंग क्षमता है, कैपेसिटी है, वो 5 टन प्रति मीटर स्क्वायर से अधिक नहीं ली जाती है। फाउंडेशन की गहराई श्रिंकेज की अधिकतम गहराई से अधिक रखी जानी चाहिए। नींव की गहराई 1.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। अगर फाउंडेशन स्थल पर काली कपासी मिट्टी की मोटाई बहुत कम है तो इस मिट्टी को खोद कर हटा देना चाहिए और इसके स्थान पर अच्छी मिट्टी भर देनी चाहिए। इस स्थिति में मिट्टी के बदलने पर खर्च नींव के निर्माण में होने वाली बचत भी कम होती है। तो अगर मिट्टी में काली कपास की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो हमें वो मिट्टी हटाकर वहाँ से मिट्टी डाल देनी चाहिए। स्ट्रक्चर को अच्छी तरह बांध रखने के लिए दीवारों को चारों तरफ से प्लिंथ लेवल, लिंटल लेवल और रूफ लेवल पर आरसीसी के बैंड और टाई लगाकर बांध दिया जाता है। इन बंधों की मोटाई 10 से 15 सेंटीमीटर होती है। अगर छत प्रबलित सीमेंट कंक्रीट स्लैब की हो तो छत के तल के स्लैब बंधक का कार्य करते हैं। अगर मिट्टी में दरारों की गहराई अधिक है तो फाउंडेशन के कंक्रीट ब्लॉक के नीचे
आरसीसी की पाइलिंग लगाई जानी चाहिए। तो ब्लैक कॉटन में जहाँ पर लगता है कि वहाँ दरारें पड़ रही हैं तो वहाँ पर हमें पाइल फाउंडेशन और देनी चाहिए कुछ लिमिटेशन तक। और जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट बिल्डिंग बनाते हैं, कोई मॉल बनाते हैं, तो वहाँ पर राउट फाउंडेशन को बढ़ावा दी जानी चाहिए ताकि संरचना नीचे की अच्छी मिट्टी पर रहे और काली कबासी मिट्टी के प्रभाव से मुक्त हो जाए। फाउंडेशन को उसके आसपास की मिट्टी के क्लोज कैंटर तोड़ने के लिए नींव के चारों तरफ खाइयाँ बनाकर इसमें रेत या मुरम आदि ग्रेनुलर ग्रेनुलर पदार्थ भर देना चाहिए। इससे फाउंडेशन का इमीडिएटली कॉन्टेक्ट काली कबासी मिट्टी से न रहकर रेत या मुरम से हो जाता है। इस प्रकार मिट्टी में होने वाले डिफ्लेक्शन पर फाउंडेशन पर प्रभाव कम हो जाता है। ये कह रहे हैं कि अगर आसपास की मिट्टी का जो क्लोज कॉन्टेक्ट तोड़ने के लिए फाउंडेशन के चारों ओर हमें खाइयाँ बनाकर इसमें रेत या मुरम डालना चाहिए, भर देना चाहिए, जिससे ये काली कपासी मिट्टी से दूर हो जाती है। और नीम खाई की तली की मिट्टी पहले दुर्मुट से अच्छी प्रकार, जब हम यहाँ फाउंडेशन बना रहे हैं तो वहाँ पर हमें चाहिए कि हम दुर्मुट के साथ खूब अच्छी तरह कूट दें और 30 सेंटीमीटर से सख्त मुरम की सतह बिछा लेनी चाहिए। मुरम की सतह 15-15 सेंटीमीटर की 2 परतों में डाली जानी चाहिए। एक लेयर डालकर उस पर अच्छी प्रकार से पानी डालकर कुटाई करने के बाद ही दूसरी लेयर डालनी चाहिए। अब मुरम की सतह पर रेत और पत्थर का आधार युक्त ऊंचाई तक बनाकर इस पर नींव कंक्रीट ब्लॉक डाला जाना चाहिए। तो इस तरीके से क्या है कि जो हमारी फाउंडेशन इन ब्लैक कॉटन सोइल अगर है किसी फाउंडेशन में, तो वहाँ हमें ज़्यादा अगर कोई बेहतर बिल्डिंग बनाना है तो हमें राफ्ट फाउंडेशन बना देनी चाहिए। और फाउंडेशन से कि साइडों से काली मिट्टी को निकाल देना चाहिए ताकि वो किसी संपर्क में नहीं आएगी तो हमारी फाउंडेशन को हानि नहीं पहुँचाएगी। तो ग्रेनुलर या रेत वगैरह हमें साइडों से भर देना चाहिए। फाउंडेशन इन ब्लैक कॉटन सोइल, तो जो दीवारें हैं वो ग्राउंड लेवल से 15 सेंटीमीटर नीचे से शुरू कर देनी चाहिए। जब हमें दीवार बनानी है तो ग्राउंड लेवल से 15 सेंटीमीटर नीचे से बनानी चाहिए। और जो कम महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर है एवं कंपाउंड वॉल्स में रेत खाई की चौड़ाई दोनों तरफ 15-15 सेंटीमीटर होनी चाहिए, लेकिन मुख्य भारी दीवारों की खाई की चौड़ाई दोनों तरफ 45 से 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए। काली मिट्टी में नींव शुष्क मौसम में बनाई जानी चाहिए। जो ब्लैक कॉटन है वहाँ पर फाउंडेशन हमें गर्मियों के मौसम में बनानी चाहिए क्योंकि उसके अंदर नमी इतनी नहीं होगी। तो ब्लैक कॉटन में अगर हम फाउंडेशन डिजाइन कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारा यही काम है कि यहाँ पर संकुचन दरार की अधिकतम गहराई 15 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर। और तो कंक्रीट ब्लॉक बनाया 20 सेंटीमीटर की हमें दीवार देनी। तो यहाँ पर रेसिस्ट बैंड, फ्लोरिंग और एप्रन यहाँ में लगाया, मुरम भरा है इसके अंदर। तो जो यहाँ से हमने फाउंडेशन शुरू करी यानी कि स्ट्रेट फुटिंग फाउंडेशन शुरू करी है, तो यहाँ साइडों में हमने मुरम भर दिया है, मुरम और रेत वगैरह भर दिया है ताकि ये जो वॉल है, वॉल का जो कॉन्टेक्ट एरिया है वो कि ब्लैक कॉटन से न रह के एक रेत से या मुरम से रहता है। और नीचे जो फाउंडेशन हमारी है उसके अंदर हमने उसको दुर्मुट से कोट के वहाँ पर कंक्रीट ब्लॉक डाल के अपने काम शुरू किया। तो ब्लैक कॉटन का इतना इफेक्ट फाउंडेशन पर नहीं पड़ेगा।
तो काली मिट्टी में नींव शुष्क मौसम बनाई जानी चाहिए और जमीन तल संरचना के चारों ओर वाटर से या एप्रन बनाया जाना चाहिए, जिससे वर्षा जल नींव बना जा सके। और इस तरीके से फाउंडेशन की तरफ ऐसा एप्रन स्लोप देना चाहिए ताकि जो भी पानी बारिश का आता है वो उसका फ्लो फाउंडेशन से बाहर की ओर हो सके और दीवार की ओर ना जाए। तो कभी कभी कुछ फाउंडेशन ऐसी होती हैं कि जो सोइल की बियरिंग क्षमता इतनी नहीं होती है, मगर फिर भी हमें वहाँ पर फाउंडेशन बनानी होती है। तो एक अच्छे इंजीनियर की यही खासियत है कि वो वहाँ उस सोइल की बियरिंग कैपेसिटी के हिसाब से एक फाउंडेशन का डिज़ाइन करें कि यहाँ पर किस प्रकार की फाउंडेशन बनानी है। तो इसमें हमें इतना ही ध्यान रखना है कि हमें फाउंडेशन बनाने के लिए सबसे पहले विशेष ध्यान ये देना है कि आखिरकार हम किस तरह की बिल्डिंग डिज़ाइन कर रहे हैं और वहाँ की सोइल की बियरिंग कैपेसिटी कैसी। तो आपको इतना आना चाहिए कि जो हमारी ब्लैक कॉटन है तो वहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और किस किस तरीके से वहाँ पे हम कोई बिल्डिंग डिज़ाइन कर सकते हैं, तो किस प्रकार की हमें फाउंडेशन डिज़ाइन करनी है। पाइल लोड अरेंजमेंट के लिए मैंने बताया कि पाइल पे एक पाइल लेते हैं, उसके दोनों ओर कुछ वुड का प्लेटफॉर्म बनाते हैं, उस प्लेटफॉर्म पे बहुत सारा लोड अप्लाइड करते हैं और हाइड्रोलिक जैक से डायल गैस है वहाँ हम रिकॉर्ड करते हैं कि वो 1 घंटे में कितना सेटलमेंट उसका हुआ। तो बियरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल, तो पाइल का जो कॉन्टेक्ट एरिया होता है बहुत कम होता है, मगर उसकी गहराई बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो ज़्यादा लोड को बियर कर सकती है। तो ज़्यादातर मोस्टली जो हम ये ओवर फ्लाई ब्रिज बनाते हैं जहाँ पर हम कॉलम लगाते हैं बहुत सारे, तो वो कॉलम के नीचे बहुत सारी हम पाइलें लगाते हैं, क्योंकि वहाँ पाइलें लगाने से वहाँ की जो बियरिंग कैपेसिटी है उस कॉलम की बढ़ जाती है, क्योंकि नीचे बहुत सारी एक पाइलों का ग्रुप वर्क करता है जो फाउंडेशन के अंदर लगा हुआ होता है। तो वो फाउंडेशन के अंदर लगा हुआ जो नीचे का वो पाइल का स्ट्रक्चर है वही हमारी सबसे बड़ी मजबूती होती है। और किसी एरिए को ग्राउंड में ज़्यादा कवर ना करके एक बहुत हाई स्ट्रेंथ बहुत ताकत की फाउंडेशन डिज़ाइन कर सकते हैं। तो बिल्डिंग ड्राइंग में आपको सारे एक टॉपिक पे डेफिनेशन देनी है, सबको अच्छी तरीके से समझ के इनके पॉइंट को समझ लीजिएगा कि किस तरीके से हम किसी पाइल की बियरिंग कैपेसिटी को फाइंड करते हैं, कितने फार्मूले इसके हैं, और किस तरीके से अगर हमें ब्लैक कॉटन पे अगर कोई फाउंडेशन कंस्ट्रक्ट करनी है तो किस तरीके से हम उसके अंदर क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, और ब्लैक कॉटन की क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं कि जिसके लिए हम आम तौर पे किसी फाउंडेशन को नहीं बनाते हैं। तो ब्लैक कॉटन पे ज़्यादातर हमें बचना चाहिए, मगर कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं कि वहाँ बच पाना आसान नहीं है और बिल्डिंग बनाना बहुत ज़रूरी है। तो उस जगहों के लिए हमें पाइल फाउंडेशन या फिर राफ्ट फाउंडेशन बनाकर उसकी कुछ विशेषताएं हैं कि उनको हमें अगर काली कपासी मिट्टी हमें हटाना है ईजिली है तो उसको हटा के कुछ दूसरी मिट्टी डाल देते हैं, और जो फाउंडेशन है उसके उसके दोनों साइडों से हम मोरम या सैंड फिल कर देते हैं ताकि काली कपासी मिट्टी का इफेक्ट ख़त्म हो जाए, और वहाँ पे इस प्रकार से स्लोप देते हैं कि पानी अंदर अट्रैक्ट ना करे और वो पानी जो बारिश का पानी है वो भी आसानी से बाहर की ओर बह सके। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। बाकी आप इसके अच्छी तरीके से नोट्स बना सकते हैं, सही अंदाज में इसमें अपने नोट्स प्रिपेयर बनाते रहिए। थैंक यू क्लास।
लेक्चर के लिए इतने ही।